अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी गणित की किताब को छुआ होगा तो आप श्रीनिवास रामानुजन का नाम जरूर जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, गणित के प्रति उनके पागलपन की वजह से उनके कोहनी की चमड़ी 1 इंच मोटी हो गई थी। जी हाँ, उनके कोहनी की चमड़ी आपके एड़ियों से भी अधिक मोटी हो गई थी और कभी कभी वहां की चमड़ी से फटकर खून निकलने लगता था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अभी चौंकिए मत, क्योंकि आगे और चौंकाने वाली बात आपको बताने वाला हूँ। श्रीनिवास रामानुजन के एक करीबी दोस्त बताते हैं कि जब वो उसके घर पर गए तो उन्होंने देखा रामानुजन बच्चों वाले स्लेट पर कुछ गणित के सूत्र लिख रहे थे। जब उन्होंने रामानुजन से पूछा, आप पन्नों पर क्यों लिखते हैं, तो रामानुजन का जवाब सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामानुजन बताते हैं, जब खाने के लिए जेब में पैसे नहीं हो तो लिखने के लिए पन्ने का जुगाड़ कहां से करूं, इसलिए मैं स्लेट के ऊपर गणित के फॉर्मूले सुलझा लेता हूं और उसे बार बार मिटाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करने में वक्त बर्बाद होता था, इसलिए मैं अपनी कोहनी का इस्तेमाल करता हूं और कई सालों से ऐसा करने की वजह से मेरी कोहनी की चमड़ी इतनी काली और मोटी हो गई है। उस वक्त भी उनकी कोहनी पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। और आज के वीडियो में हम आपको गणित के भगवान की कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में बताएंगे कि कैसे जब उनको पता चल गया कि अब कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाएगी तो वो जल्दी जल्दी अपने दिमाग में जन्मे सारे सूत्रों को पन्ने पर उतारना शुरू कर दिए। कैसे मृत्यु के आखिरी वक्त पर वो अपने पेट के बल लेटकर पन्नों पर तेज रफ्तार से गणित के फॉर्मूले लिखते जा रहे थे और उन्होंने अपने मृत्यु से कुछ दिन पहले गणित के इतने सारे फॉर्मूले लिख दिए जितना कि एक गणितज्ञ पूरी जिंदगी में नहीं कर पाता। और आज 100 साल बाद भी दुनिया भर के गणितज्ञ रामानुजन के लिखे हुए उनके फॉर्मूले का तोड़ निकालने में नाकामयाब है। रामानुजन के बारे में सिर्फ यही बात नहीं है, आगे और भी बताऊंगा, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर। महज 32 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोडी शहर में हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब इनकी उम्र बहुत छोटी थी तभी से वो अपने साथ के दोस्तों को पढ़ाने लगे थे। कहा यह भी जाता है कि 7वीं में आते आते वे बीए के छात्रों को गणित पढ़ाने लगे। अक्सर ही उनके शिक्षकों के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। ये वजह है कि उनके स्कूल के हेडमास्टर ने कह दिया था कि विद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के पैमाने रामानुजन के लिए लागू नहीं होते, यानी विद्यालय में जो परीक्षा होती है वो परीक्षा रामानुजन के लायक है ही नहीं। रामानुजन की एबिलिटी एग्जाम से कई गुना अधिक बढ़कर है। दरअसल रामानुजन को गणित विषय इतना ज्यादा पसंद था कि वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ गणित के फॉर्मूलों के बारे में सोचते रहते। रामानुजन कहते हैं कि गणित की खोज करना भगवान की खोज करने के बराबर है और मैं 24 घंटे भगवान की खोज में व्यस्त रहता हूँ। मेरे लिए किसी नए फॉर्मूले का आविष्कार करना भगवान से रूबरू होने के बराबर है। और उन्हें विश्वास था कि गणित से ही ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। वे रात दिन संख्याओं के गुण धर्मों के बारे में सोचते, अक्सर सुबह उठकर कागज पर सूत्र लिखते थे, यानी कि रात को नींद के वक्त भी उनके दिमाग में गणित के फॉर्मूले चलते थे और सुबह उठते ही वो उनको कागजों पर उतार देते। ये दौर साल 1898 का था जब रामानुजन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। इसी दौरान उन्हें महान गणितज्ञ जीएस कार की लिखी एक किताब ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिला। इसमें उच्च गणित के कुल 5000 फॉर्मूले दिए गए थे। रामानुजन के लिए किताब किसी खजाने जैसी थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस किताब को दुनिया बेकार समझती थी और रामानुजन ने अपने ज्ञान के दम पर उस किताब में लिखे फॉर्मूले को दुनिया के सामने लाए। और जिस किताब को लोग बेकार समझते थे, रामानुजन की वजह से लोग उस किताब को एक बेशुमार ज्ञान वाली किताब मानने लगे। हाई स्कूल की परीक्षा पूरी करने के बाद रामानुजन के सामने एक नई समस्या आ गई। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद रामानुजन को गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के कारण आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली, लेकिन दूसरे विषयों को छोड़कर वे बस गणित में डूबे रहते थे, जिसके चलते वह छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। 1905 में वो मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन गणित को छोड़कर बाकी विषयों में फेल हो गए। 1906 और 1907 की प्रवेश परीक्षा का यही परिणाम रहा, लेकिन गणित में इनकी व्यस्तता में कोई कमी नहीं आई। साल 1909 में रामानुजन की शादी हो गई। अब इनके ऊपर घर चलाने की नई जिम्मेदारी आ गई। इसके बाद घर चलाने के लिए वे नौकरी ढूंढने लगे और इसी दौरान रामानुजन कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में आ गए। इस दौरान रामानुजन कई तरह की नौकरियां भी करने लगे। इनको 25 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती थी। नौकरी के साथ साथ गणित में भी रामानुजन की व्यस्तता जारी रही। साल 1913 में एक ऐसी घटना हुई
जिसके बाद रामानुजन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। साल 1913 के दौरान रामानुजन ने अपने ढेर सारे गणित के फॉर्मूलों की एक चिट्ठी लिखकर कैम्ब्रिज के प्रोफेसर और गणितज्ञ G.H. हार्डी को भेज दी। हार्डी ने जब चिट्ठी को देखा तो उन्हें लगा किसी ने मजाक में इस तरीके का फॉर्मूला लिखकर भेजा है, लेकिन जब कैम्ब्रिज के उस गणितज्ञ रामानुजन की चिट्ठी को ध्यान से पढ़ने लगे तो उनके होश उड़ गए। हार्डी बताते हैं उस चिट्ठी में रामानुजन ने ऐसे फॉर्मूले लिख डाले जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी चिट्ठी में ऐसे फॉर्मूले लिखे हुए थे जिसके बारे में बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं सोच पाए थे। हार्डी तुरंत समझ गए कि चिट्ठी भेजने वाला कोई आम आदमी नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ है। हार्डी ने तुरंत रामानुजन की चिट्ठी का रिप्लाई किया और हार्डी के जवाब की वजह से 1913 में रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिलने लगी। अगले साल ही हार्डी ने रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज आने की व्यवस्था कर दी और हार्डी के इसी फैसले ने दुनिया के सामने सबसे बड़े गणितज्ञ को लाया। रामानुजन ने गणित में जो कुछ भी किया वो सब अपने बलबूते किया था, लेकिन उन्हें ऊपर तक पहुंचाने वाले हार्डी ही थे। रामानुजन जब कैम्ब्रिज पहुंचे तब उन्हें गणित के बारे में तो बहुत कुछ पता था, लेकिन उन्हें गणित की कुछ शाखाओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए हार्डी ने रामानुजन को पढ़ाने का जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जितना उन्होंने रामानुजन को सिखाया उससे कहीं ज्यादा रामानुजन ने उन्हें सिखाया। 1916 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज से BSc की डिग्री ली। इसी दौरान रामानुजन और हार्डी का काम गणित की दुनिया की सुर्खियां बनने लगा था, लेकिन इंग्लैंड रामानुजन के शरीर को ज्यादा रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो ठंडा मौसम था और दूसरी वहाँ की खान पान। गर्म जलवायु वाले इलाके और ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रामानुजन शाकाहारी थे और इसके चलते उन्होंने इंग्लैंड में बहुत दिक्कतें सही। खान पान की इसी दिक्कत के कारण 1917 में वो बीमार हो गए। बाद में टीबी के लक्षण दिखने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक उनके लेख मशहूर पत्रिकाओं में छपने लगे थे। 1918 में रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी तथा ट्रिनिटी कॉलेज तीनों का फेलो चुना गया, लेकिन उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। ये वो दौर था जब दुनिया के पास टीबी जैसी बीमारी का इलाज नहीं था। जब इन्हें लगने लगा कि शायद अब इनकी मौत हो जाएगी, तब 1919 में उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। अब रामानुजन वापस कुंभकोणम में थे और उनका अंतिम समय चारपाई पर ही बीता। आपको जानकर हैरानी होगी, जब रामानुजन को पता चल गया कि अब कुछ दिनों में उनकी मौत हो जाएगी, तो इस दौरान पेट के बल लेटे लेटे कागज पर तेजी से लिखते रहते थे। वो क्या लिख रहे थे इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। काफी उपचार के बावजूद उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आ गई और 26 अप्रैल 1920 को महज 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ दुनिया को छोड़ जा चुके थे, लेकिन अपने पीछे वो सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे फॉर्मूले छोड़ गए जिसको समझना अभी बाकी था। उन दिनों रामानुजन की मृत्यु से पहले लिखी गई नोटबुक मद्रास विश्वविद्यालय में जमा थी। बाद में प्रोफेसर हार्डी के जरिए ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रंथालय पहुंची। आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु से पहले इस नोटबुक में रामानुजन ने जल्दी में लगभग 600 फॉर्मूले प्रस्तुत किए थे, लेकिन उनकी उपपत्ति नहीं दी थी। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के गणितज्ञ डॉक्टर रिचर्ड अस्की बताते हैं कि मृत्युशैया पर लेटे लेटे साल भर में किया गया रामानुजन का ये कार्य बड़े बड़े गणितज्ञों के जीवन भर के कार्य के बराबर है। और इससे भी अधिक हैरानी की बात तो ये है कि आज रामानुजन की मृत्यु हुए 100 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनके द्वारा लिखे गए फॉर्मूले को आज भी लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार रामानुजन ने एक छोटे से फॉर्मूले से किसी बड़े से सवाल का तोड़ कैसे निकाल लिया। एक ऐसा गणितज्ञ जिसके पास लिखने के लिए पन्ना नहीं था और खाने के लिए भोजन की समस्या थी, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद कोई कभी नहीं कर पाएगा। कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर रामानुजन का जन्म आज के जमाने में होता तो शायद ये पूरी दुनिया के सबसे महान गणितज्ञ कहलाते और इतनी जल्दी उन्हें कोई अलविदा कहने नहीं देता। खैर, आप महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना भूलना मत, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।